welcome to Prayas. Friends, today we are entering into the 6th day of Prayas Prelims PYQ practice series, that is Prayas PPP series from 2018 to 2022, where we are going to discuss about the PYQs asked on particular topics from last 5 years. फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने देखा है कि क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, और उसके ऊपर पिछले 5 सालों में यूपीएससी ने अराउंड 20 के आसपास क्वेश्चंस पूछे हैं. सो लास्ट सेशन में हमने पहले 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. इस सेशन में हम उसके आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स एंटर इनटू द डिस्कशन ऑफ क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर पोर्शन फ्रॉम ज्योग्राफी. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली गाइस. 90. सो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में. Question was regarding which of the following are considered to be the practices of eco-friendly agriculture. Friends, जैसे हमने पिछले भी सेशन में कहा था, there are two types of agriculture. First is sustainable agricultural practices, that is SAP, and another one is USAP, that is unsustainable agricultural practices. As the name suggests, they are asking us about eco-friendly agriculture. As the name suggests, देखिए आप पढ़े eco-friendly agriculture, so obviously ये eco-friendly होगा तो एक crop diversification के लिए काम करेगा. ओके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया तो मोनोकल्चर नहीं होगा, मोनोकल्चर नहीं होगा तो आपका सिस्टम रहेगा. सो दिस ऑप्शन इज देयर. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, सेकंड स्टेटमेंट. लेग्यूम अगर आप इनका यूज देखोगे, लेग्यूम्स आर यूजफुल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, जिनके रूट्स में आपको राइजोबियम एंड एजेटोबैक्टर नाम के बैक्टीरियाज भी वहां पे मिलते हैं. तो ये भी इको फ्रेंडली ही रहेगा, इकोसिस्टम के लिए हेल्प करता है, नाइट्रोजन साइकिल में अच्छे से हेल्प करता है. सॉइल रिक्लेमेशन, सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी ये यूजफुल रहता है. सो लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन इज देयर. थर्ड वन, एंशोमीटर इज देयर. तो ये थोड़ा सा, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये पर्टिकुलर कीवर्ड यहाँ पे नया है. whenever you are facing such kind of a things, always try to apply some logic behind it. अगर आपके पास कुछ लॉजिक नहीं है, even if you are not knowing the exact information about that, मैं कहूँगा ये क्वेश्चन आप सीधा स्किप कर दीजिए, अगर आपको इलिमिनेशन भी यहाँ से ठीक नहीं हो रहा है. देखिए, इलिमिनेशन टेक्निक यूज करता हूँ. फर्स्ट और सेकंड तो पक्का है यहाँ पे. सो फर्स्ट सेकंड ये ऑप्शन तो यहाँ से इलिमिनेट हो गए. फर्स्ट सेकंड ए में भी है, फर्स्ट सेकंड डी में भी है, ए में भी 1 2 3 है, डी में भी 1 2 3 है. इसका मतलब हमें अगर टेंशोमीटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, देन ऑल्सो आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमें वर्टिकल फार्मिंग के बारे में. वर्टिकल फार्मिंग इज अ फार्मिंग प्रैक्टिस वेयर फार्मिंग इज डन इन वेरियस लेयर्स. ऐसे हर एक स्टैक रहते हैं, उसमें सॉइल, वाटर या फिर एयर मीडियम रहता है, तो वहां पे जो फार्मिंग की जाती है उसे हम वर्टिकल फार्मिंग. मशरूम कल्टीवेशन के बारे में, मशरूम कल्टीवेशन इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ वर्टिकल फार्मिंग. वर्टिकल फार्मिंग में आप एक्वापोनिक्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो, हाइड्रोपोनिक्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप एरोपोनिक्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो. बट अगर आप इको फ्रेंडली नेचर देखोगे, वर्टिकल फार्मिंग के 2 मेजर ड्रॉबैक है. पहले कि इट इज नॉट एनर्जी इफिशियंट. एनर्जी इफिशियंट नहीं होती है वर्टिकल फार्मिंग. द मेजर रीजन बिहाइंड इट्स नॉट बीइंग एनर्जी इफिशियंट इज दैट आपको यहाँ पे पानी वगैरह अच्छे से मेंटेन करना रहता है, ये स्टैक्स से मेंटेन करते हैं. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स, यहाँ पे आपको थोड़ा लेबर का खर्चा ज्यादा आता है, तो ये एनर्जी इफिशियंट नहीं होती है. एंड सेकेंड प्रॉब्लम विथ इको फ्रेंडली फार्मिंग इज दैट ये पॉलिनेशन के लिए यूजफुल नहीं है. यू हैव टू डू द मैन्युअल पॉलिनेशन, बिकॉज वर्टिकल फार्मिंग में हम चीजें करते हैं दैट वी आर डूइंग इन हाउस बेसिस. सो नेचुरल पॉलिनेटर्स बीच में नहीं आते हैं, एंड पॉलिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन एग्रीकल्चर. तो ये आपको मैन्युअली करना पड़ता है, तो ये इको फ्रेंडली नहीं होती. तो फोर्थ ऑप्शन ये गलत है. अगर फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया तो ऑब्वियसली आपका आंसर आता है ए, और यूपीएससी ए ही आंसर दिया था इसमें. नाउ कमिंग बैक टू द टेंशोमीटर. टेंशोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज हेल्प फॉर इरिगेशन शेड्यूलिंग. इट इज अ डिवाइस, इरिगेशन शेड्यूल करने के लिए ये यूज करते हैं, सो दैट आपका इरिगेशन में पानी का वेस्टेज है वो कम से कम होता है. तो अगर आपको पता चलेगा इसमें से कि अगर ये इरिगेशन में से वाटर यूज इफिशियंसी बढ़ाता है, सो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी योर इको फ्रेंडली प्रैक्टिस. दैट्स व्हाई आंसर इज ए. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी 2020 के ही प्रीलिम्स में पूछा गया था. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन एग्रीकल्चर. अगेन, फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर. फर्टिगेशन इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. यू शुड बी नोइंग अबाउट द फर्टिगेशन प्रोसेस. ये आप गेस वर्क से नहीं सॉल्व कर सकते हो. फर्टिगेशन इज द प्रोसेस जहां पे आप फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन दोनों साथ में करते हो. इसका मतलब है आप जो फर्टिलाइजर है वो इरिगेशन वाटर में डिजोल्व करते हो, और ये डिजोल्व करके आप सब जगह पे आपके क्रॉप्स को ये प्रोवाइड करते हो. अभी आप ऑप्शंस देखिए. कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल. यस,
पहले हम देखिए फर्टिलाइजर अप्लाई करने के दो मेथड्स होते हैं, एक तो पॉइंट सोर्स पे आप अप्लाई करते हो एंड सेकेंड मेथड इज योर ब्रॉडकास्टिंग मेथड, आप सीधा ऐसे फेंक देते हो। फेंक देने की वजह से ड्रॉबैक ऐसे होता है कि अननेसेसरी जगह पे भी आपका फर्टिलाइजर चला जाता है, पर्टिकुलर इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट होते हैं। पहले तो जिन जगह पे आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे फर्टिलाइजर जाता है, आपका वीड ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। एंड सेकेंड थिंग, वेस्टेज ऑफ फर्टिलाइजर ज़्यादा होता है, फार्मर के ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है। तो ये कम करने के लिए फर्टिलाइजर में फर्टिगेशन मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जहाँ पे अल्कलिनिटी ये कंट्रोल आप कर सकते हो क्योंकि आपका इनटेक ये लिमिटेड ही रहता है और पॉइंट सोर्स पे ही आप ये यूज़ कर सकते हो। पूरा सॉइल यहाँ पे या पानी यहाँ पे आप वेस्ट नहीं जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, इफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स आर पॉसिबल। देखिए रॉक फॉस्फेट नाम ही बताता है इट इज हैविंग सम एलिमेंट ऑफ, रॉक फॉस्फेट में रॉक नहीं होता है, बट आप लॉजिक यूज कीजिए कि रॉक फॉस्फेट में कुछ तो रॉक वगैरह जैसा होगा। अगर ये रॉक है तो इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड दिस इज करेक्ट। रॉक फॉस्फेट इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक, ऑल अदर ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सारे फर्टिलाइजर पानी में डिजोल्व नहीं होंगे, तो ये डिजोल्व नहीं होंगे तो आप फर्टिगेशन का टेक्निक यूज ही नहीं कर सकोगे। और ये अगर हमने एलिमिनेट कर दिया सेकेंड, तो आपका आंसर आता है सी। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट इज पॉसिबल, यस, बिकॉज आपका टारगेटेड डिलीवरी हो रही है आपके फर्टिलाइजर की। वीड आपका न्यूट्रिएंट खा नहीं रहा है वहाँ पे, आपका वीड कंट्रोल अच्छे से होता है, सो इट इज देयर। एंड रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। लीचिंग मतलब जब भी एक्स्ट्रा पानी होता है, पानी के साथ आपके न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व होकर नीचे चले जाते हैं सॉइल के अंदर, तो ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट्स वाइडली स्कैटर्ड है ही नहीं फार्म में। पॉइंट जगह पे ही आपका ड्रिप इरिगेशन के थ्रू ये दिया करेंगे हम, तो ये फ्लड इरिगेशन या यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग मेथड से नहीं है, तो आपका वेस्टेज होगा और ये उनके साथ सॉइल के अंदर नीचे भी नहीं जाएंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट्स व्हाई आंसर इज सी। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये 2020 में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। विथ रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हर साल एक सवाल तो भी एटलीस्ट पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर पूछा जाता है, वो कि जनरली न्यूज़ में होता है। जैसे कि इस साल पल्सेस पे पूछा गया था क्योंकि पल्सेस के प्राइजेस बहुत ही शूट हो गए थे उस साल। वैसे भी अभी इस साल मिलेट्स ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि 2023 ये जो ईयर है ये ईयर ऑफ मिलेट्स करके डिक्लेयर कर दिया गया है। सो वी शुड बी थरो विथ ऑल दिस थिंग्स। तो देखते हैं इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, जस्ट बेसिक आइडिया आपको बता, जैसे हमने पहले वीडियोस में भी देखा था। वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर करंट इवेंट ऑफ दैट ईयर, क्योंकि 2015 का करंट इवेंट आपके काम में आएगा ही नहीं। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द क्रक्स बिहाइंड दैट थिंग। तो इसका क्रक्स है पल्सेस। तो देखते हैं, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एट बोथ खरीफ एंड रब्बी क्रॉप, ये तो स्टेटमेंट सही था। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। ग्रीन ग्राम का प्रोडक्शन ज्यादा है बट हाफ वगैरह इतना बड़ा प्रोडक्शन इसका नहीं जाता है। And the third thing, it last 3 decades while the production of kharif pulses has increased, production of rabi pulses has decreased. Actually this is a wrong statement. रब्बी pulses का contribution आपका 60% तक जाता है। So खरीफ pulses कम है और रब्बी pulses ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट में गलत है, तो आपका आंसर हो गया ए। इस अभी पल्सेस ये टॉपिक आया ही है तो इसके अराउंड की इन्फॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए। इंडिया में जनरली आप अगर देखोगे तो पल्सेस के अंडर का जो टोटल क्रॉपिंग एरिया है दैट कम्स अराउंड 20% ऑफ टोटल क्रॉपिंग एरिया ऑफ द कंट्री। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ पल्सेस। We are number 1 producer, we are number 1 consumer and we are number 1 importer for pulses. We do not export the pulses in large quantities because हमारी डोमेस्टिक डिमांड ही सबसे ज़्यादा है। एंड टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स का अगर आप ऑर्डर लगाओगे तो सबसे टॉप पे आता है आपका मध्य प्रदेश, देन इट इज़ महाराष्ट्र, देन इट इज़ राजस्थान, देन इट इज़ यूपी एंड उसके बाद आता है कर्नाटका। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। टॉप 5 स्टेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द पल्सेस। जनरली पल्सेस के रिलेटेड फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे में भी देख सकते हो, क्योंकि यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं कि एरिया अंडर द राइस हैज़ बीन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यू इज लाइक दैट ओनली, जो 2019-18 में पूछा गया था। सो वी आर गोइंग टू जंप इनटू दैट एमसीक्यू एज वेल। चलिए, सो ये क्वेश्चन भी 2020 में ही पूछा गया था। एक पर्टिकुलर क्रॉप का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे यूपीएससी ने दिया है एंड दे आर आस्किंग यू विच पर्टिकुलर क्रॉप इज दैट। सो वेन एवर सच काइंड ऑफ बिग पैराग्राफ्स आर प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी इन योर आंसर, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट सारी इंफॉर्मेशन पता नहीं होगी तो भी चलेगा। एटलीस्ट यू शुड बी इलिमिनेटिंग द स्टेटमेंट्स रीडिंग दिस इंफॉर्मेशन। सो आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ, राइट।
कैसे कैसे मैं इलिमिनेट करते जाता हूँ। दिस क्रॉप इज अ सब ट्रॉपिकल इन नेचर। देखते हैं इसमें से सारे सब ट्रॉपिकल है क्या? यस, सारे सब ट्रॉपिक्स में लिए जाते हैं। अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट। देखिए फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट। फ्रॉस्ट मतलब वॉट एवर योर ड्यू पॉइंट्स आर गेटिंग फ्रोजन, उनको फ्रॉस्ट कहते हैं। वो कॉटन के लिए, सबके लिए वो इंजूरियस है, तो ये भी स्टेटमेंट से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, चलिए ये भी मान लेते हैं। एंड 50 to 100 सेंटीमीटर्स रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ्स। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, 50 से 100 तक रेनफॉल मतलब वहाँ पे पानी की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। पानी सबसे ज़्यादा आपको शुगर केन के लिए लगता है और जूट के लिए लगता है। 100 सेंटीमीटर्स के आगे ही लगता है शुगर केन के लिए, क्यों? बिकॉज इट इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। पिछले वीडियो में हमने देखा है, वो यूपीएससी ने पीवाईक्यू भी पूछा है। और जूट के लिए ज़्यादा पानी लगता है बिकॉज वी हैव टू वॉश द फाइबर्स ऑफ द जूट, तो इसके लिए पानी लगता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हुए हमारे। आगे देखते हैं, अ लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल केपेबल ऑफ रिटेनिंग द मॉइस्चर। देखिए वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए बट उसने मॉइस्चर रिटेन भी करना चाहिए। टी के लिए मॉइस्चर रिटेनिंग सॉइल इज हार्मफुल, इसीलिए ट्री प्लांटेशन सब हम स्लोप्स पे ही किए जाते हैं। कॉटन के लिए मॉइस्चर रिटेन करनी चाहिए, दैट्स वाई कॉटन इज प्लांटेड ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटो, बिकॉज ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक ही वैसे होते हैं कि वो पानी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करती है, वो पकड़े रखती है पानी, राइट? सो दैट्स वाई योर आंसर इज ए। देखिए कैसे इलिमिनेशन टेक्निक यूज करके हम हमारे बेसिक्स के थ्रू ये आंसर हम अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विथ रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स इन कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए यहाँ पे। शुगर केन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, इट वॉज एक्सपेक्टेड बिकॉज शुगर केन के ऊपर भी बहुत सारे एफआरपीज वगैरह हम देते हैं, वो उस समय न्यूज़ में था। इवन इफ इट इज नॉट इन द न्यूज, इट इज अ मेजर क्रॉप प्रोड्यूस इन कंट्री, सो दैट्स वाई आपको शुगर केन के बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए। देखोगे सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बर्ड चिप सेटलिंग्स आर रेज्ड इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। ये शुगर केन प्लांटेशन की एक मेथड है, बर्ड चिप सेटलिंग्स। ये नर्सरी में ग्रो करके आप बाद में वहां पे लगा सकते हो। शुगर केन प्लांटेशन की अनदर वन मेथड इज देयर, दैट इज रैटूनिंग। जो पहले का शुगर केन का प्रोड्यूस है वो कट करते हैं, उसका जो छोटा सा पोर्शन बचा हुआ रहता है, उससे नेक्स्ट टाइम अलग एक क्रॉप लेते हैं, उसको रैटूनिंग का ही एक छोटा सा वर्जन, दैट इज बर्ड चिप सेटलिंग में आता है। सेकेंड स्टेटमेंट, व्हेन डायरेक्ट प्लांटेशन ऑफ सीड्स इन डन जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर। ये गलत है एक्चुअली। ये अगर रैटूनिंग से ही हम अगर ये ले रहे तो रैटूनिंग में सब्सिक्वेंट टाइम्स पे आपका जर्मिनेशन परसेंटेज ये कम होते जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको ये बड़े बड़े स्टेटमेंट जब भी दिखाई देंगे, आपको उसका क्रक्स आइडेंटिफाई करना है। आप अपने मदर टंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए उस स्टेटमेंट को, सो दैट इट विल बिकम वेरी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर द थिंग्स। क्योंकि ये सारे चारों स्टेटमेंट्स आप पढ़ोगे देन एलिमिनेशन यूज करने जाओगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड टीडियस टास्क। यहाँ पे गलती होने की संभावना ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे और इलिमिनेट करते जाएंगे। वो ट्रिक देखिए, ट्विस्ट ढूंढा कीजिए क्वेश्चन में से। इफ बैड वेदर कंडीशंस प्रिवेल देन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल देन कंपेयर टू लार्ज सेट। देखिए जो भी लार्ज सेट या फिर जनरल आप देखोगे जो भी लार्ज सीड होता है उनके सर्वाइवल का रेट ज़्यादा होता है ना। लेट्स कंपेयर योर कॉटन एंड कोकोनट। कोकोनट का सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, तो कितना भी दूर जाए क्योंकि सीड बड़ा है ना उसका। यही एक जनरल लॉजिक हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। सिंगल बर्डेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल। सिंगल वाला सर्वाइव नहीं होगा, अगर उसको ऑप्शंस ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा सेट है, तो ऑटोमेटिकली उसके सर्वाइवल के चांसेस ये ज़्यादा होते हैं। और अगर हम ये इलिमिनेशन टेक्निक भी यूज़ करेंगे तो भी आपका आंसर यहाँ पे सी आ जाता है। शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। ये जनरल स्टेटमेंट है, टिश्यू कल्चर का हम यूज़ करके बड़े बड़े प्लांट्स भी प्लांट कर सकते हैं, तो शुगर केन भी इसमें आ ही जाएगा। सो इस तरीके से ये बड़ा वाला क्वेश्चन हम डील कर सकते थे। ट्राई टू ब्रेक डाउन द स्टेटमेंट्स इनटू स्मॉलर सेंटेंसेस एंड देन ट्राई टू डिसाइफर दो सेंटेंसेस ओन मदर टंग। आप उसका सहायता ले सकते हो, उस वजह से आपकी ये अप्रोच अच्छे तरीके से डील होते जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वी आर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन द लास्ट 5 years कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये प्योरली आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। गो थ्रू द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर चैप्टर में अलग अलग ग्राफ्स दिए रहते हैं मेजर क्रॉप्स के। देखिए यहाँ पे मेजर क्रॉप्स ही मेंशन किए उन्होंने। राइस मेंशन किया है, ऑयल सीड्स मेंशन किए हैं, शुगर केन मेंशन किया है और कॉटन मेंशन किया है, राइट। तो आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नो नीड टू ट्रेस बैक द ओल्डर ग्राफ्स हियर। अभी इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया है, आप इकोनॉमिक सर्वे में से जस्ट इन मेजर क्रॉप्स के ग्राफ देख लीजिए, क्योंकि ऑयल सीड पे भी यूपीएससी ने बहुत बार पीवाईक्यू पूछा है, शुगर केन पे पीवाईक्यू है, कॉटन पे है और राइस पे है।
और ये जोवार यहाँ पे रहेगा, इसके भी ऊपर यूपीएससी ने पीवाईक्यूज पूछे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इकोनॉमिक सर्वे से आप देख लीजिए क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आता है आपका जनरली ए, 1 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द ओल्ड वर्ल्ड। अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल कि न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड मतलब कुछ कंसेप्ट पता नहीं, यहाँ पे जीन पूल सेंटर कहाँ से वो प्लांट्स आते हैं, क्या आते हैं, कोई आइडिया नहीं है हमें। जस्ट आप एक लॉजिक यूज कीजिए। देखिए इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड, कि वो इंट्रोड्यूस किया है। न्यू वर्ल्ड मतलब कि जो नए नए एक्सप्लोर किए हैं, जैसे कि यूरोपियन वोयाजर्स जब वहाँ से बाहर निकले यूरोप से, देन दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द न्यू एरियाज लाइक नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। वहाँ पे कुछ डोमेस्टिक वैरायटीज थी, दे टुक दोज डोमेस्टिक वैरायटीज फ्रॉम दैट पार्ट एंड देन दे इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड मीन्स द एरिया विच इज ऑलरेडी बीन हैबिटेटेड लाइक इंडस वैली, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो नए वर्ल्ड से पुराने वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किए हैं। इस कंसेप्ट को, इस फिनोमिनॉन को हिस्टोरिकल लैंग्वेज में कोलंबियन एक्सचेंज कहा जाता है। We call it as a Columbian exchange. It is named after Columbus, Christopher Columbus. He was the first voyager who went to the western part and he discovered the new world. So new world यहाँ पे आते हैं उसको हम कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं। So ये जो मोस्टली प्लांट्स है ये साउथ अमेरिका से आए हैं। देखिए अभी देखते हैं ओल्ड वर्ल्ड मतलब हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन इलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं। पहले देखिए टोबैको, कोकोआ, रबर हमने कभी पढ़ा नहीं है, हड़प्पा में ये नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। टोबैको, कॉटन एंड रबर हमें पता है, हड़प्पा में तो कॉटन था ही, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। कॉटन, कॉफी, शुगर केन, हड़प्पा में तो कॉटन भी था एंड देयर आर एविडेंसेस ऑफ शुगर केन एज वेल, तो ये भी गलत हो गया। रबर, कॉफी एंड व्हीट, व्हीट भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में था। राइस, कॉटन एंड व्हीट आर द मेजर प्रोड्यूस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा आंसर ये, दैट्स व्हाई योर आंसर इज गोइंग टू बी ए। ठीक है, तो इस तरीके से यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके हम आंसर दे सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आप देखोगे, यू डोंट नीड टू बी पैनिक आफ्टर रीडिंग सच क्वेश्चंस। पैनिक नहीं होना है हमें, जस्ट होल्ड योर ग्राउंड, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आप सेकंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए रिजर्व करके रखिए क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हीट ज़्यादा होती है, वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन सेकंड या थर्ड राउंड के लिए ही बने होते हैं। सो यू जस्ट होल्ड योर ग्राउंड्स। सेकंड थर्ड राउंड में आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करिए, थोड़ा दिमाग गर्म हो जाता है, तब आप अच्छे तरीके से लॉजिक यूज़ कर सकते हो। एंड ठीक है, मैंने लॉजिक यूज़ करके यू हैव टू डेवलप इंटरडिसिप्लिनरी लॉजिक। ज्योग्राफी मतलब सिर्फ ज्योग्राफी तक के ही मत सोचिए, हिस्टोरिकल लिंकेजेस लाइए, क्योंकि क्वेश्चन में ही यूपीएससी ने लिंकेजेस लगाए। क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा कि यूपीएससी डिमांड्स द सेम थिंग फ्रॉम यू एज वेल। सो इसके लिए इसका आंसर आता है आपका ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज विथ रेफरेंस टू द सर्कमस्टेंसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्जर्वेशन एग्रीकल्चर। नाम से ही पता चलता है, कॉन्जर्वेशन एग्रीकल्चर इज एसएपी, दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो देखते हैं, हम 5 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ से। ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं आप एलिमिनेशन टेक्निक ही यूज कीजिए, इससे आप आसानी से आंसर दे सकोगे। इट अवॉइड्स द मोनोकल्चर प्रैक्टिस। अभी हमें लगता है कि यस मोनोकल्चर प्रैक्टिस इज बैड फॉर एनवायरमेंट, सो ये अवॉइड कर सकता है, तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग रॉन्ग कर देता हूँ। सेकेंड, एडॉप्टिंग द मिनिमम टिलेज, यस जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है वो ऑलरेडी है। मिनिमम टिलेज सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, ये तो 100% श्योर है। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, देखिए प्लांटेशन क्रॉप एज सच दे आर नॉट गुड बैड फॉर द एनवायरमेंट, दे आर नॉट किलिंग योर एग्रो बायोडाइवर्सिटी। प्लांटेशन क्रॉप्स का एनवायरमेंटल इंपैक्ट ज़्यादा निगेटिव नहीं है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन, अवॉइड क्यों करना है ना इसको, क्यों करें ना हम इसको, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया। यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर द सॉइल सरफेस, यस इसको नेचुरल मल्चिंग भी हम कह सकते हैं, तो मल्चिंग प्रैक्टिस इसमें आ जाती है। एडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग और क्रॉप रोटेशन, ये भी अच्छी प्रैक्टिस है। तो हम 2, 4 और 5 के बारे में तो 100% श्योर है। एक के बारे में हमें लगता है कि ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में आता है, तो बेस्ट स्टेक विल बी 1, 2, 4, 5। ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, 1, 3, 4, 3 तो 100% नहीं है, 3 तो इलिमिनेट ही होने वाला है। अगर 3 आपने एक बार इलिमिनेट कर दिया तो आपका आंसर आता है सी। सो बहुत सारी डिबेट हुई थी, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था यूपीएससी द्वारा। तो 2018 में डिबेट हुई थी कि अरे अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस कैन ऑल्सो बी ए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, बट अगर आप ऑप्शंस देखोगे जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वहाँ तक हमें पहुँचना है। सो आंसर इज गोइंग टू बी सी। यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक हम यहाँ तक ये पहुँच सकते हो। So that's all from my side guys for day 6.
I hope this session was helpful for you people. If you are finding this series important and helpful for your prelims preparation, do like and subscribe to our YouTube channel. If you are having any particular queries, you can reach out to us through our Telegram channel, or you can comment your queries and concern in the YouTube comment box as well. Till tomorrow, let's meet again. All the best, take care, and bye bye guys. See you. Bye.